नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। कुछ दिनों पहले जमशेदपुर कोर्ट में अपराधियों ने गोलीबारी की और उपेंद्र सिंह मारा गया। ये गोलीबारी महज एक आपराधिक मामला भर नहीं था, दरअसल इसकी जड़ें गहरी हैं। ये कई साल से चल रहे गैंगवार का नतीजा था। गैंगवार ने झारखंड के 2 शहरों जमशेदपुर और हजारीबाग को अपना निशाना बनाया है। पिछले 2 साल में 3 बार कोर्ट परिसर में हमले हो चुके हैं। क्या है गैंगवार का ये मामला और क्या है गैंगवार के पीछे की कहानी, हम आपको बताएंगे। बात उस गुहार की भी करेंगे जो पटना के सिंघम कहे जाने वाले एसएसपी मनु महाराज से लगाई गई, और हम आपको ये भी बताएंगे कि फेसबुक ने कैसे एक शख्स को जेल पहुंचा दिया। गुनाह की खबरें और भी होंगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। पटना के एसएसपी दफ्तर के सामने आज अजीब नजारा देखने को मिला। दफ्तर के सामने लोगों की भीड़ लगी थी और भीड़ में एक महिला और एक युवक गुहार लगा रहे थे। वो रो रहे थे, डरे सहमे थे और एसएसपी मनु महाराज के सामने अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। दरअसल पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही है केस उठा लेने की। सुरेंद्र यादव नाम का शख्स लगातार केस उठाने की धमकी दे रहा है और ऐसा नहीं करने पर सरेराह हत्या कर देने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित परिवार डरा सहमा है। ये हैं पटना के सिंघम कहे जाने वाले एसएसपी मनु महाराज। मनु महाराज के पास अपनी जान बचाने की गुहार लेकर ये महिला और युवक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिला और युवक अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही हैं। हमको इंसाफ किया जाए हजूर। कोई गलत अगर लगेगा सरकार छोड़ दीजिए, हमको कोई मदद नहीं कीजिए सर, लेकिन जायज है तो मदद किया जाए सर हजूर। युवक का नाम मनोज है और उसकी आवाज से ही साफ झलक रहा है कि वो बेहद डरा हुआ है। खौफ की छाया केवल मनोज पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर है और सब अब एसएसपी के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रही हैं। हमको गोली चला सर, हम बाल बचे कोई चीज कार्रवाई नहीं हो रही सर, नहीं पकड़ा रहा है, धमकी दे रहा है कि केस मैनेज करो, जल्दी करो, नहीं तो तुमको जेल करा लेंगे। घर छोड़ सर फोन किए थे, आपके ऑफिस में भी गए थे सर, लेकिन आप नहीं मिले। हम लोग कल भी गए, हम छोड़ के आए हुए सर, कल भी आए ये लोग अपने हाथ में एक आवेदन लेकर खड़े हैं। इन सभी को डर सुरेंद्र नामक युवक से है। मनोज के मुताबिक सुरेंद्र इन लोगों पर केस उठाने का दबाव बना रहा है और केस नहीं उठाए जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। दरअसल पिछले 24 नवंबर को मनोज पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि अब सुरेंद्र खुलेआम इन लोगों को केस उठा लेने की धमकी दे रहा है। सुरेंद्र ने धमकी दी है और कहा है कि अगर इस बार बात नहीं मानी तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। धमकी से डरा सहमा ये परिवार अब अपने जान की गुहार लगाने एसएसपी के सामने पहुंचा है। एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल के दिनों में भी एक वारदात सामने आई है, उसमें वही सेम घटना जो है जहानाबाद साइड पे भी हुई है
उसी एरिया के कुछ अपराधी हैं जिनको हम लोग चिन्हित कर उसमें कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। अब तक पकड़ा नहीं जा सका, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, पर काफी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी कुछ लोग मिलने आए थे फुलवारी में। नवंबर 2015 में एक घटना हुई थी जिसमें हत्या हो गई थी। उसमें जो गवाह लोग हैं उनको धमकाने का मामला सामने आया है। हम लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं। जो पुलिस पिछले 1 साल तक हमले के आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, वो अब इतनी जल्दी कार्रवाई करने का दावा कर रही है। सवाल है कि पटना पुलिस इस मामले में अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब बात गैंगवार की। 24 मई 2014, 2 जून 2015 और 30 नवंबर 2016 ये वो तारीखें हैं जब झारखंड के 2 शहरों के कोर्ट में 3 बार गोलीबारी होती है और हर बार इस गोलीबारी के पीछे की वजह होती है गैंगवार। अपना अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक गैंग दूसरे गैंग को हटा देना चाहता है। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में गोलीबारी कर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दिया जाना इसी की कड़ी है। लेकिन इससे पहले हजारीबाग में भी गैंगवार का मामला सामने आ चुका है, जहां गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब आपको हजारीबाग कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग के बारे में बताते हैं। वो तारीख थी 2 जून 2015 की। हजारीबाग कोर्ट परिसर में अपराधियों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया था। ये गोलीबारी भी गैंगस्टर की दास्तां ही बयां कर रही थी। अपराधियों की गोलीबारी में घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। तब सुबह के 10:49 हो रहे थे। हजारीबाग के सिविल कोर्ट में अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के निशाने पर गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव था। सुशील श्रीवास्तव की कोर्ट में पेशी थी और अपराधियों को इसी पल का इंतजार था। घात लगाए अपराधियों ने AK-47 से गोली चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी में सुशील श्रीवास्तव समेत 3 लोगों को गोली लगी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक हवलदार ने अपराधियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद अपराधी भागने में कामयाब रहे। इस गोलीबारी ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। घटना स्थल से अपराधियों की बोलेरो गाड़ी और एक स्कूटी बरामद की गई। ये तो हुई कोर्ट परिसर में गोलीबारी के बाद। अब हम आपको बताते हैं कि गैंग वॉर है क्या और इसके पीछे कौन कौन से गैंग शामिल हैं। भोला पांडे कोल माफिया था। कोल खदानों से लेवी वसूलने का काम किया करता था। भोला पांडे का गुर्गा था सुशील श्रीवास्तव। आगे चलकर सुशील श्रीवास्तव भोला पांडे गैंग से अलग हो गया और अपना खुद का गैंग चलाने लगा। दोनों के बीच में दुश्मनी का दौर शुरू हो गया। रंगदारी के मामले में भोला पांडे जेल गया। पेशी के लिए रांची जाने के दौरान भोला पांडे पर हमला कर दिया जाता है। हमले में भोला पांडे की मौत हो जाती है। हमले के पीछे सुशील श्रीवास्तव का हाथ बताया गया। यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। भोला पांडे के बाद उसके भतीजे किशोर पांडे ने गैंग संभाल लिया। किशोर पांडे की भी जमशेदपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई। किशोर पांडे की हत्या के पीछे सुशील श्रीवास्तव का हाथ माना गया। किशोर पांडे की हत्या का बदला सुशील श्रीवास्तव की हत्या से लिया गया। सुशील श्रीवास्तव को हजारीबाग कोर्ट में गोली मार दी गई। गैंगवॉर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे कि जब कोर्ट में इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है तो अपराधी यहां AK-47 जैसे घातक हथियार लेकर कैसे पहुंच जाते हैं। हजारीबाग से यादवेंद्र सिंह मुन्नो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोर्ट परिसर में गोलीबारी का यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले 24 मई 2014 को जमशेदपुर सिविल कोर्ट में भी फायरिंग का मामला सामने आ चुका है। यहां अखिलेश सिंह और उपेंद्र सिंह गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला चल रहा था और अब 30 नवंबर को हुई गोलीबारी में उपेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। इस गोलीबारी ने कोर्ट की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देखिए क्या है अखिलेश सिंह और उपेंद्र सिंह के बीच दुश्मनी की कहानी। बात जमशेदपुर कोर्ट की करते हैं। वो तारीख थी 24 मई 2014। जमशेदपुर का सिविल कोर्ट। सजायाफ्ता कैदी अखिलेश सिंह अपने पिता के इलाज के लिए पैरोल पर छूटा था। 24 मई 2014 को अखिलेश सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। उधर अपराधी कोर्ट परिसर में घात लगाए पहले से तैयार बैठे थे और फिर अखिलेश सिंह के कोर्ट परिसर में पहुंचते ही अपराधियों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अखिलेश के लोगों ने हमलावर की पिटाई कोर्ट परिसर में कर दी। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अपराधियों ने गोलीबारी कर सभी को सख्ते में डाल दिया। अपराधियों के निशाने पर ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह थे। उपेंद्र सिंह को 4 गोलियां लगी और फिर इलाज के दौरान उपेंद्र सिंह ने टाटा मेन हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। फायरिंग कर रहे 3 अपराधी वकीलों के हाथ लग गए, जिनकी जमकर पिटाई भी की गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल भी हुआ। अपराधियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब उपेंद्र सिंह वकील CS राव के चैम्बर में बैठे हुए थे। अपराधी वहां पहुंचे और सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। मृतक उपेंद्र सिंह राम सकल यादव हत्याकांड के आरोपी भी थे। उपेंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा। जिला प्रशासन उपेंद्र सिंह को तड़ी पार भी घोषित कर चुका है। सूत्रों के माने तो यह हत्याकांड आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। उपेंद्र सिंह और अखिलेश सिंह के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और उम्मीद है कि ये गोलीबारी भी उसी का नतीजा है। जमशेदपुर से मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अखिलेश सिंह और उपेंद्र सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। अखिलेश सिंह एक हिस्ट्री शीटर रहा है और उसके खिलाफ करीब 53 मामले दर्ज हैं। अखिलेश सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी और उपेंद्र सिंह की मौत के पीछे अखिलेश सिंह का हाथ माना जाता है। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी के रहने वाले ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर गैंगस्टर अखिलेश सिंह चर्चा में आ गया। अखिलेश सिंह के खिलाफ अब तक 53 मामले दर्ज हो चुके हैं। अखिलेश सिंह और उपेंद्र सिंह में वर्चस्व की लड़ाई। उपेंद्र सिंह का ट्रांसपोर्ट का भी कारोबार था। उपेंद्र सिंह बाहुबली आ जाता था। याराना ग्रुप का मालिक था उपेंद्र सिंह। जमीन के सौदे को लेकर भी दोनों के बीच वर्चस्व की जंग। अखिलेश सिंह के खिलाफ अपहरण और हत्या के भी मामले। 24 मई 2016 को अखिलेश सिंह पर कोर्ट परिसर में हमला हुआ। 2014 में कोर्ट परिसर में अखिलेश सिंह पर हुए हमले में वो बच गया था। हमले के पीछे उपेंद्र सिंह का हाथ माना गया था और फिर अंदेशा है कि इसी हमले के जवाब में 30 नवंबर को उपेंद्र सिंह पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। आपको यह भी बता दें कि उपेंद्र सिंह पिछला विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पश्चिमी जमशेदपुर से लड़ चुका था। याराना बार भी उपेंद्र सिंह का ही है।
कहा जाता है कि पहले अखिलेश सिंह गैंग ने याराना के अंदर घुसकर उपेंद्र सिंह पर धावा बोला था। बस स्टैंड और ठेकेदारी को लेकर दोनों के बीच काफी समय से दुश्मनी चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने उपेंद्र सिंह को कोर्ट परिसर में मारा, उससे कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। जमशेदपुर से मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात फेसबुक के जरिए जेल पहुंचे शख्स की। एक तो शराबबंदी कानून को तोड़कर युवकों ने शराब पी और फिर कानून तोड़ने के सबूत फेसबुक पर खुद ही पोस्ट कर दिए। ऐसे में इन बिगड़े युवकों को गिरफ्तार करने के सिवाय पुलिस के पास रास्ता ही क्या था। बिहार की नालंदा पुलिस ने फेसबुक पर शराब की बोतल के साथ पार्टी ऑल नाइट की तस्वीर पोस्ट करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शराबबंदी कानून को फेसबुक पर तोड़ा, शराब पीकर पोस्ट किया पार्टी ऑल नाइट। नालंदा पुलिस ने युवकों को कर दिया टाइट। नालंदा के बिहार शरीफ में एक युवक को शराब की बोतल के साथ फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करना महंगा पड़ गया। जिले के एसपी ने फेसबुक पर शराब की बोतल के साथ जैसे ही तस्वीर देखी, मामले की पड़ताल शुरू कर दी और जिस विक्की ने पार्टी ऑल नाइट के साथ हाथ में शराब की बोतल लिए तस्वीर पोस्ट की थी, उसे उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। मुझे व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू जानकारी मिली कि एक लड़का जो बिहार शरीफ का ही है, उसने शराब की बोतल के साथ पोस्ट किया था कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने टीम गठित करी और प्रभारी लहेरी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने तुरंत जाकर 2-3 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करी है। उसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। अभी तक टोटल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 बोतल साथ में बरामद हुई। बिहार शरीफ के रहने वाले इस युवक ने शराब की बोतल के साथ दोस्तों के संग एक तस्वीर फेसबुक पर डाली थी। एसपी ने विक्की और उसके साथियों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। बिहार में यह पहला मामला है जब किसी युवक को पुलिस ने फेसबुक स्टेटस पर शराब की बोतल के साथ तस्वीर पोस्ट करने पर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक विक्की और उसके दोस्तों ने शराब पी थी, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। और अब बात प्रेमी प्रेमिका के तमाशे की। ये खबर रांची से सामने आई है। जयपाल स्टेडियम में सरेआम एक प्रेमी पिट गया। प्रेमी को मारने पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी प्रेमिका थी। प्रेमिका का आरोप है कि उसका प्रेमी बेवफा निकला। और फिर क्या था, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जयपाल स्टेडियम मिलने के लिए बुलाया और फिर कर दिया प्यार का पंचनामा। हाथ मत लगाना नहीं तो हाथ सब टूटे गए। प्रेमिका मारने लगी तो गिनती नहीं थी, दे थप्पड़। हाथ ही नहीं, इसने तो पैर से भी मारा। ये देखिए, कॉलर पकड़कर मारा, कंधे झुकाकर मारा। मारा तो क्या खूब मारा, कहां लगेगी परवाह किए बगैर मारा। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। ये इजहार मोहब्बत नहीं, बेवफाई की आहट का गुस्सा है। सुबह सुबह सर्दी में जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रेमी गौतम को प्रेमिका ने बुलाया। सोचा था प्यार के पिच पर प्रेमिका ने न्योता दिया है, लेकिन प्रेमिका ने आओ देखा न ताओ शुरू हो गई। दे धपाधप। प्रेमिका गौतम पर दूसरी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया जा रही थी। मामला संगीन होता जा रहा था। स्टेडियम में दर्शक जुटने लगे थे, लेकिन गौतम ने खेल खत्म करना ही मुनासिब समझा। भीड़ कहीं अपनी बैटिंग पर उतर आई तो खैर नहीं होगी। गौतम के सामने रिटायर्ड हर्ट होने के सिवाय दूसरा चारा नहीं था। गौतम खिसक लिया, लेकिन तमाशा तो बन चुका था प्यार की पिच पर पिटाई का। हाथ मत लगाना नहीं तो हाथ सब टूटे गए। और अब एक नजर डाल लेते हैं गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। शुरू करते हैं गुनाह की नजर में। मधुबनी में एक
कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना रुद्रपुर थाना के डुमरा गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि गुलजार पर आज सुबह उसकी पत्नी से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गुलजार ने गला दबाकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धनबाद में कोयला की कालाबाजारी करने और अवैध काम को खुले तौर पर करने की छूट के एवज में एक व्यवसायी से झरिया इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मुन्ना गुप्ता पर घूस लेने का आरोप लगा है। एक व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि 25,000 रुपए लेकर पुलिस अधिकारी ने उन्हें ये गैर कानूनी काम भी कानून करने की छूट दे दी। मामले का स्टिंग ऑपरेशन करके उसका वीडियो वायरल हो गया। मीडिया में खबरें आने के बाद सीएम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया है। पहले तो सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी, फिर राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखाकर लोगों को हड़काया। कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के जोकट NH2 पर, जहां यूपी के आजमगढ़ से आ रही समाजवादी पार्टी के झंडे लगे वाहन ने सड़क किनारे खड़ी वाहन को टक्कर मार दी और फिर मदद करने आए ग्रामीणों से ही उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची और फिर ड्राइवर को हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान वाहन में बैठे नेताजी नशे में इतने धुत थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मधुबनी के झंझारपुर में फिर एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। ससुराल वालों पर उसकी हत्या का आरोप है। मामला मचरहाटा चौकिया है, जहां नम्रता 2 साल पहले ब्याही गई थी, लेकिन शादी के बाद से ही एक कार के लिए लगातार ससुर दबाव बना करते थे। हालांकि परिवार ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वालों को नम्रता पर दया नहीं आई। उन्हें उसकी हत्या कर शव को घसीटते हुए ठिकाने लगाने जा रहे थे। किसी तरह उन्हें सूचना मिली और पुलिस को खबर की। सास ससुर को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पति अब तक फरार है। जी पुरवैया की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जब रांची लोहरदगा ट्रेन में छत पर स्टंट करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए रेल प्रशासन ने ट्रेन में आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया है। मौत का सफर की जो खबर हमने आपको दिखाई थी, उसमें हमने दिखाया था कि कैसे लोग ट्रेन की छत पर खड़े होकर स्टंट करते हैं। दरअसल ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और अगर जरा सी चूक हुई तो किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और खबर के संज्ञान में आते ही सीनियर डीसीएम ने टीम गठित कर इस पर रोक लगाने की बात कही है। सुपौल जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित भीमनगर में फर्जी रसीद के जरिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। भारत नेपाल बॉर्डर पार करने वाले उन लोगों से जो 2 से 4 किलो तक का सामान अपने साथ ले जा रहे हैं, उनसे जिला समाहरणालय की छपी रसीद थमाकर नजराना वसूला जा रहा है। नियमों के मुताबिक सिर्फ कस्टम विभाग ही इस तरह के मामले को देखता है, बावजूद इसके राहगीरों से अवैध वसूली की जा रही है। राहगीरों का कहना है कि रसीद नहीं कटवाने पर उनसे जबरन बॉर्डर निकासी टैक्स वसूली जाती है। बॉर्डर निकासी टैक्स को इंडो नेपाल व्यापार संघ के अध्यक्ष भी अवैध बता रहे हैं। वहीं मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। हथुआ में 3 अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ के कृपाल टोला में पुलिस ने छापा मारा, जहाँ से 34 बोतल विदेशी शराब और 350 पाउच देसी शराब की बोतलें जब्त की गई। कृपाल टोला से एक व्यक्ति को, जबकि खुसरूपुर के बलवापर इलाके में छापेमारी के दौरान 7 लीटर देसी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए और सावधान रहिए और बाखबर रहिए, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आपकी जरा सी सावधानी आपको गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक नमस्कार।